नमस्कार। महारानी सुदर्शन महाविद्यालय के इस ऑनलाइन व्याख्यान में बीए भाग तृतीय की भारतीय संगीत विषय की छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर असित गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर संगीत। आज का विषय है हमारा सारणा चतुष्टयी। सारणा चतुष्टयी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था और उसका क्या उद्देश्य था, इस विषय में पहले मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दूंगा। महर्षि भरत ने सबसे पहले सारणा चतुष्टयी का प्रयोग किया था। बाद में संगीत रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, परंतु इसका क्या उद्देश्य था हम ये पढ़ चुके हैं अब तक। आप जानते हैं सब कि हमारे भारतीय सप्तक में एक सप्तक में सा से लेकर के नी तक कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं और उन 22 श्रुतियों को स्वरों में बांटने का जो क्रम है वो है सा म प की 4-4, रे ध की 3-3 और ग नी की 2-2। यानी सा 4, रे 3, ग 2, म 4, 5 प 4, ध 3 और नी 2। 4 3 2 4 4 3 2। तो इस प्रकार से हमारा सा कौन सी श्रुति पे होता है? चौथी श्रुति पे। रे कौन सी श्रुति पे होता है? 7वीं पे। ग 9वीं पे, म 13वीं पे, प 17वीं पे, ध 20वीं पे और नी 22वीं पे। इस प्रकार ये हमारे स्वर श्रुतियों में स्थापित होते हैं। सारणा चतुष्टयी का उद्देश्य भरत को यह सिद्ध करना था कि एक सप्तक में केवल 22 ही श्रुतियाँ हैं, न 22 से ज़्यादा हैं न 22 से कम हैं, और यह भी सिद्ध करना था कि हर श्रुति का जो मान है यानी जो मेजरमेंट है वो बराबर है। इसके लिए उन्होंने 2 वीणाएं ऐसी ली जिनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ समान थी, और उन दोनों वीणाओं को उन्होंने षडज ग्राम में के स्वरों में मिलाया, और यानी उनके जो पर्दे थे वो षडज ग्राम के हिसाब से दूरी पे बांध दिए गए। यानी इस प्रकार से बांधे गए कि चौथी श्रुति पे सा हो, 7वीं श्रुति पे रे हो, 9वीं श्रुति पे ग हो, 13वीं पे म हो, 17वीं पे प हो और 20वीं पे ध और 22वीं पे नी हो। चल वीणा और दूसरी वीणा के भी स्वर इसी तरह से षडज ग्राम के स्वरों में मिलाए गए। उन दोनों वीणाओं में से एक को कहा गया अचल वीणा और दूसरी को कहा गया चल वीणा। अचल का मतलब जो अचल, जो चले नहीं या स्थिर रहे, और चल वीणा यानी जो स्थिर न रहे। तो पहले चल वीणा और अचल वीणा को षडज ग्राम में मिलाया गया। उसके बाद जो चल वीणा है उसके स्वरों को मध्यम ग्राम का कर दिया गया। अब मध्यम ग्राम में आप जानते हो कि षडज ग्राम और मध्यम ग्राम में सिर्फ इतना अंतर है कि षडज ग्राम का पंचम 17वीं श्रुति पे होता है और मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पे होता है। तो इसको करने के लिए जो षडज मध्यम भाव है, यानी जो 9 श्रुति का अंतर है, उस हिसाब से रे से संवाद स्थापित करके ऐसा पंचम प्राप्त किया गया जो रे से 9 श्रुति दूर हो। यानी षडज मध्यम भाव के आधार पर सुन करके पंचम को स्थापित किया गया, तो वह पंचम थोड़ा सा उतरा हुआ प्रतीत हुआ और वह 16वीं श्रुति पे आया। कौन सी श्रुति पे आया? 16वीं श्रुति पे आया। ठीक है। अब इस प्रकार से यह जो अंतर था, जो पंचम पहले 17वीं श्रुति पे सुनाई दे रहा था और जो पंचम अब जो थोड़ा उतरा हुआ यानी 16वीं श्रुति पे सुनाई दे रहा है, यह अंतर प्रमाण श्रुति कहा गया। यानी एक श्रुति का
जो मात्रा है वो इतनी है कि पंचम जो है वो एक श्रुति कम सुनाई दे, ऋषभ से उसका षडज मध्यम भाव यानी फोर्थ नोट इंटरवल जो 9 श्रुति का होता है वो सुनाई देने लग जाए, तो यह अंतर प्रमाण श्रुति कहलाया। अब जो चल वीणा है उसके समस्त पर्दों को, समस्त स्वरों को एक एक श्रुति नीचे उतार दिया गया। तो हमें किस प्रकार से स्वर मिले कि जो अचल वीणा है उसके स्वर तो आप देख रहे हैं, ये हैं सा, रे, ग, म, प, ध और नी, यानी चौथी, सातवीं, नवीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं पे सारे गामा पा धा नी ये स्थापित है। जो चल वीणा है उसके स्वर अब सा तीसरी श्रुति पे आ गया, एक श्रुति कम होकर के, रे भी एक श्रुति कम होकर के छठी श्रुति पे आ गया, ग एक श्रुति कम होकर के 8वीं पे आ गया, म एक श्रुति कम होकर के 12वीं पे आ गया, प एक श्रुति कम होकर के 16वीं पे आ गया, ध 19वीं पे और नी 21वीं पे। इसको प्रथम सारणा कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम सारणा। तो प्रथम सारणा में क्या हुआ? सारे स्वर एक एक श्रुति नीचे हो गए। कौन सी वीणा के? चल वीणा के। अचल वीणा के स्वर वही रहे और चल वीणा के स्वर एक एक श्रुति नीचे हो गए। अब जो द्वितीय सारणा की गई उसमें चल वीणा के स्वरों को पुनः एक एक श्रुति नीचे कर दिया गया, यानी हम अब ओरिजिनल स्थान से सारे स्वर दो दो श्रुति नीचे आ गए। तो आप देखिए कि जो चल वीणा है उसका सा कौन सी श्रुति पे है? दूसरी श्रुति पे है। रे कौन सी श्रुति पे है? 5वीं श्रुति पे। ग कौन सी श्रुति पे है? 7वीं श्रुति पे। म कौन सी पे है? 11वीं पे। प 15वीं पे, ध 18वीं पे और नी 20वीं पे। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो चल वीणा का ग है वो अचल वीणा के रे के बराबर हो गया और जो चल वीणा का नी है वो अचल वीणा के ध के बराबर हो गया। अर्थात दो श्रुति उतारने से ग रे के बराबर हो जाता है और नी ध के बराबर हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि हमारे ग और नी दो दो श्रुतियों के हैं, यानी रे के 2 श्रुति बाद ग है और ध के 2 श्रुति बाद नी है। तो दूसरी सारणा जो हुई उसमें हमें यह सिद्ध हुआ कि रे की ग और नी दो दो श्रुतियों के हैं। इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप में जो तीसरी सारणा की गई उसमें जो द्वितीय सारणा के स्वर थे उनको भी एक एक श्रुति कम कर दिया गया, यानी हम ओरिजिनल श्रुतियों से 3-3 श्रुति नीचे आ गए। तो अब देखिए सा कौन सी श्रुति पे आ गया? पहली श्रुति पे। रे कौन सी पे आ गया? चौथी पे। ग कौन सी पे आ गया? छठी पे। म कौन सी पे आया? 10वीं पे। प आया 14वीं पे। ध आया 17 पे और नी आया 19 पे और पहली पे सा आ गया। ठीक है, ये तार सप्तक का सा पहली पे और ये मध्य सप्तक का सा पहली पे, मध्य सप्तक का सा। अब देखिए जो चल वीणा का रे है, ये देखिए रे, ये चौथी श्रुति पे आ गया, यानी चल वीणा का रे अचल वीणा के सा के बराबर हो गया। इसी प्रकार से चल वीणा का ध अचल वीणा के प से मिल गया, यानी 17वीं श्रुति पे आ गया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 3 श्रुति उतारने पर ऋषभ सा के बराबर हो जाता है और धैवत पंचम के बराबर हो जाता है। अर्थात इससे यह सिद्ध हुआ कि रे और सा
में 3 श्रुतियों का अंतर है, यानी सा के 3 श्रुतियों के बाद रे है, क्योंकि 3 श्रुति उतारने के बाद रे जो है वो सा के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार 3 श्रुति उतारने के बाद ध जो है वो प के बराबर हो जाता है, यानी ध और प में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 3 श्रुतियों का। यानी यहाँ ये सिद्ध हुआ कि रे 3 श्रुति का है और ध भी 3 श्रुति का है। इससे पहले की सारणा, द्वितीय सारणा में हम क्या सिद्ध कर चुके हैं कि ग 2 श्रुति का है और नी भी 2 श्रुति का है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। नेक्स्ट स्टेप है चतुर्थ सारणा। अब चतुर्थ सारणा में हमने क्या किया, जो तृतीय सारणा के स्वर थे उनको और एक एक श्रुति नीचे उतार दिया। यानी हमने जो मूल अचल वीणा जो थी उससे अब चतुर्थ सारणा के वक्त में चल वीणा को के हर स्वर को 4-4 स्वर नीचे उतार दिया। 4 स्वर नीचे उतारने से हमारा जो सा था वो 22वें श्रुति पे आ गया। देखिए 22वीं पे सा आया, ठीक है। रे कौन सी पे आ गया? रे तीसरी पे आया। देखिए ग कौन सी पे आया? 5वीं पे। म 9वीं पे आया। प 13वीं पे आया। ध 16वीं पे आया। नी 18वीं पे आया और सा 22वीं पे आया। यहाँ क्या हम देख रहे हैं? यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी चल वीणा का सा है वो अचल वीणा के नी के बराबर आ गया 22वीं श्रुति पे। इसी प्रकार चल वीणा का म अचल वीणा के ग के बराबर आ गया। इसी प्रकार चल वीणा का प अचल वीणा के म के बराबर आ गया और सा नी के बराबर आ ही चुका है, हम पहले देख चुके हैं यहाँ पे। यानी इससे क्या सिद्ध हुआ कि 4 श्रुति उतारने पर सा नी के बराबर हो जाता है, म ग के बराबर हो जाता है और प म के बराबर हो जाता है। यानी अपने से पहले स्वर के बराबर आ जाते हैं। 4 श्रुति उतारने पर जो सा है वो नी के बराबर हो गया, अचल वीणा की नी के बराबर हो गया। इसका मतलब सा और नी के बीच का जो अंतर है वो 4 श्रुतियों का है, अर्थात सा 4 श्रुतियों का है। इसी प्रकार चल वीणा का म अचल वीणा के ग के बराबर हो गया। इसका मतलब म और ग के बीच में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 4 श्रुतियों का अंतर है, अर्थात म 4 श्रुतियों का है। इसी प्रकार चल वीणा का प अचल वीणा के म के बराबर हो गया। इसका मतलब अचल वीणा इसका मतलब पंचम मध्यम से 4 श्रुति दूर है, 4 श्रुति ऊंचा है, अर्थात पंचम का मान 4 श्रुतियों का है। इसी प्रकार सा नी के बराबर हो गया। तो यहाँ चतुर्थ सारणा में हमें क्या सिद्ध हुआ कि सा म और प ये 3 स्वर 4-4 श्रुतियों के हैं। तो पहली सारणा में हमें, दूसरी सारणा में हमें क्या सिद्ध हुआ था? ग और नी 2-2 श्रुतियों के हैं। तीसरी सारणा में ये सिद्ध हुआ कि रे और ध 3-3 श्रुतियों के हैं। और चौथी सारणा में यह सिद्ध हो गया कि सा म और प ये 4-4 श्रुति हैं। तो इस प्रकार सारणा चतुष्टयी इस प्रक्रिया से हमें क्या सिद्ध हुआ कि हमारे सप्तक में 22 श्रुतियाँ हैं और प्रत्येक स्वर की जो निश्चित श्रुतियाँ बताई गई हैं, सा म प की 4-4, रे ध की 3-3 और ग नी की 2-2, यही श्रुतियाँ हैं और न इससे ज़्यादा हैं और न इससे कम हैं। आशा है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और इसको अगर आप में इस विषय में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको अपनी जिज्ञासा को पूछ सकते हैं, जिसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। इसके PDF नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।